नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल महासू कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में 5 जनजाति समुदाय निवास करती है। थारू, भोटिया, जौनसारी, बोक्सा और राजी जनजाति। इन 5 जनजाति समुदाय में जो सर्वाधिक जिनकी आबादी है वो थारू जनजाति है और सबसे कम आबादी वाली जो जनजाति है वो राजी जनजाति है। तो आज हम बात करेंगे थारू जनजाति के बारे में। तो जो थारू जनजाति है वो राज्य की सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति है। थारू जनजाति राज्य की सर्वाधिक जो आबादी वाली जनजाति है वो थारू जनजाति है। अगर हम थारू जनजाति का निवास की बात करते हैं कि ये कहाँ निवास करती हैं, तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा में ये निवास करती हैं। और अगर हम उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर के काशीपुर, खटीमा, सितारगंज और नानकमत्ता, खटीमा, काशीपुर, नानकमत्ता और सितारगंज जो उधम सिंह नगर के ब्लॉक हैं उनके 141 गांवों में थारू जनजाति निवास करती है। इसके साथ साथ नैनीताल, अल्मोड़ा में भी ये निवास करती है। अगर हम उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों की बात करते हैं कि ये दूसरी जगह कहाँ निवास करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में निवास करती है। और नेपाल के तराई भावर क्षेत्र में ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। ये जो थारू जनजाति है ये स्वयं को किरातों का वंशज बताते हैं। स्वयं को क्या बोलते हैं, ये किरातों का वंशज, किरातों का वंशज मानते हैं थारू जनजाति के लोग स्वयं को। और जो थारू जनजाति है ये कई गोत्र या उपजातियों में बटे हुए हैं और ये गोत्र को पुरी नाम से भी पुकारते हैं। ये इनके गोत्र को पुरी भी कहा जाता है। अगर हम थारुओं की उत्पत्ति की बात करते हैं तो इनकी उत्पत्ति के विषय में जो अनेक विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हैं। कुछ जो इतिहासकार हैं वो इन्हें राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर उत्तराखंड में बसने वाले महाराणा प्रताप के वंशज बताते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल से आने वाले उत्तराखंड में बसने वाले जो लोग हैं ये अपने को महाराणा प्रताप के वंशज बताते हैं। जबकि कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इनको चित्तौड़गढ़ से संबंधित बताते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि थारू जनजाति के जो लोग हैं ये अधिक मात्रा में मदिरापान करते हैं। मदिरापान करते हैं, इसी कारण इनको थारू कहा गया। क्योंकि अगर हम मदिरा का एक अर्थ क्या होता है वो थारू भी होता है। तो इनके जो उत्पत्ति के उसमें अलग अलग मत हैं। अगर हम इनके शारीरिक गठन की बात करते हैं तो इनका जो कद होता है, जो थारू जनजाति के लोग होते हैं, ये इनकी हाइट जो है, कद जो है इनका छोटा होता है। और इनके जो मुंह की आकृति होती है वो चौड़ी मुखाकृति होती है। समतल नाक वाले ये क्या होते हैं, लोग होते हैं। और ये लोग स्वयं को मंगोल और द्रविड़ प्रजाति समुदाय का क्या बताते हैं, मिश्रण बताते हैं। मंगोल और द्रविड़ प्रजाति समुदाय का मिश्रण बताते हैं। अगर हम इनकी भाषा की बात करते हैं, जो थारू जनजाति इनकी भाषा की बात करते हैं, तो ये इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। थारू जनजाति की अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहीं की क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। तो ये भाषा के रूप में अवधी, मिश्रित पहाड़ी, भावरी और नेपाली भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं होती। ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहीं की भाषा ये बोलते हैं। तो इसके साथ ये अवधी, मिश्रित पहाड़ी, भावरी और नेपाली भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हम इनके वेशभूषा परिधान की बात करते हैं तो थारू के जो पुरुष होते हैं वो मुख्यतः हिंदुत्व के प्रतीक होते हैं और ये अपने सिर पे चोटी रखते हैं। जो थारू जनजाति के पुरुष हैं ये अपने सिर पे क्या रखते हैं, चोटी रखते हैं। और अगर हम इनके परिधानों की बात करते हैं तो इनके परिधान ये साफा, टोपी, कुर्ता, पजामा ये आदि चीजों का प्रयोग करते हैं परिधान के रूप में। अब अगर हम इनके आवास की बात करते हैं, थारू जनजाति का आवास कि जो थारू जनजाति के लोग हैं इनका घर कैसा होता है, कैसे ये अपने घर बनाते हैं। तो ये जो थारू जनजाति के लोग हैं ये अपना घर बनाने के लिए लकड़ी,
पत्ते और नरकुल का प्रयोग करते हैं। नरकुल जो कि बांस की एक क्या है, किस्म है या प्रजाति है, उसका ये लोग घर बनाने में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इनके जो प्रत्येक घर होता है, प्रत्येक घर में एक पशुबाड़ा बना होता है, प्रत्येक घर में एक पशुबाड़ा बना होता है और घर के निकट ही एक छोटा सा पूजा स्थल का निर्माण भी ये लोग करते हैं। प्रत्येक घर में इनके पशुबाड़ा और छोटा सा पूजा स्थल बना होता है। और जो इनके गांव होते हैं, थारू जनजाति के जो गांव होते हैं, वो अपने खेतों के निकट ही बने होते हैं। और अगर हम इनके गांव की बात करते हैं तो थारू जनजाति के लोग जो इनका गांव है, इनको गांव को ये लोग पूर्वे भी कहते हैं। पूर्वे गांव को ये लोग क्या कहते हैं, पूर्वे भी कहते हैं। ये हमने इनके आवास की बात करी। अगर अब हम इनके भोजन की बात करते हैं तो इनका जो मुख्य भोजन है वो मछली तथा चावल है। इनका जो प्रिय आहार है वो मछली और चावल है। इसके साथ साथ ये लोग दूध, दही, मांस, अंडे आदि चीजों का भी सेवन करते हैं। अगर हम इनका जो मुख्य जो पेय पदार्थ है उसकी बात करते हैं तो तंबाकू और मदिरा जो है इनका मुख्य पेय पदार्थ है। ये लोग चावल से निर्मित मदिरा बनाते हैं। चावल से मदिरा का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं, जिसको ये जाड़ कहते हैं। जिसको ये क्या करते हैं, जाड़, चावल से बनी जो मदिरा होती है उसको ये लोग क्या कहते हैं, जाड़ कहते हैं। अब बात करते हैं इनके सामाजिक स्वरूप की। सामाजिक स्वरूप की तो मैंने बहुत पहले भी बताया था कि जो थारू जनजाति है ये कई गोत्र और उपजातियों में बटी हुई है। कई गोत्र और उपजातियों में बटी हुई है। तो जो इनकी गोत्र हैं या उपजातियां हैं वो बड़वायक, बट्टा, रावत, व्रतियो, महतो और दहेज है। बड़वायक, बट्टा, रावत, व्रतियो, महतो और दहेज इनकी क्या है, उपजातियां हैं या इनकी गोत्र हैं। अगर हम इनकी जो सबसे ऊंची जाति होती है थारू जनजाति में, जो सबसे ऊंची जाति होती है या उपजाति होती है वो बड़वायक है। बड़वायक इनकी सबसे ऊंची जाति है। जबकि जो सबसे निम्न जाति है वो दहेज। थारुओं की ये अक्सर पेपरों में देखने को मिलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो थारू जनजाति है इनकी जो सबसे ऊंची जाति कौन सी है, ये इनका जो सबसे छोटी निम्न जो जाति है वह कौन सी है। तो सबसे ऊंची जाति बड़वायक और सबसे जो नीची जाति है वो दहेज। तो ये इनकी जो सामाजिक स्वरूप की हमने इसमें अभी बात की। अब अगर हम इनके जो विवाह की बात करते हैं, विवाह की इनमें कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित हैं, तो जो थारू जनजाति समुदाय था इनमें पहले बदला विवाह का प्रचलन था। बदला विवाह का मतलब था कि इसमें आप बहनों का आदान प्रदान किया जाता था। बदला विवाह का मतलब था कि अपनी बहनों का आदान प्रदान किया जाता था इसमें। परंतु अब जो वर्तमान समय में इनकी जो विवाह की प्रथा है, वर्तमान समय में ये 3 टिकटी विवाह की इनमें क्या है, प्रथा है। 3 टिकटी, ये 3 टिकटी विवाह का जो इनका प्रचलन है, विवाह प्रथा का जो प्रचलन है, इसमें जो पहला बदला विवाह था इसमें बहनों अपनी जो सगी बहनें हैं उनका आदान प्रदान किया जाता था। परंतु अब जो वर्तमान समय में इनमें 3 टिकटी विवाह प्रथा का प्रचलन है। इसमें ये लोग अपनी सगी बहनों के अलावा चाचा, ताऊ, मामा, मौसी आदि की बेटियों का भी के साथ भी ये लोग क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। तो अब जो वर्तमान समय में इनमें विवाह प्रथा का प्रचलन है वो कौन सी है, तो टिकटी प्रथा, 3 टिकटी। दूसरा कि थारू में अगर जब दोनों पक्ष जो वर और वधू का जो दोनों का पक्ष होता है इनमें विवाह तय कर लिए जाने को ये लोग क्या कहते हैं, पक्की पौड़ी बोलते हैं। पक्की पौड़ी। पक्की पौड़ी का मतलब है कि वर वधू जो दोनों पक्ष हैं उनकी तरफ से जो विवाह को तय कर लिया जाना होता है उसको ये लोग पक्की पौड़ी कहते हैं। अगर हम
जो इनकी विवाह की जो पक्की डेट हम तिथि निकालते हैं विवाह की, कि हमें इस दिन को, इस तारीख को हमें विवाह का दिन निकला हुआ है, तो उस चीज को विवाह की जो पक्की तिथि होती है उसको ये लोग बात कट्टी कहते हैं। बात कट्टी, बात कट्टी का मतलब कि विवाह की तिथि घोषित किया जाना, कि इस तिथि को ये विवाह संपन्न होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, बात कट्टी। अगर हम इनकी जो सगाई की रस्म होती है, थारू में सगाई की रस्म की बात करते हैं, तो ये लोग सगाई की रस्म को अपना पराया कहते हैं। अपना पराया, अपना पराया थारू जनजाति में सगाई की क्या है, रस्म है। मैंने विवाह की बात करी कि विवाह जो थारू जनजाति में पहले जो है बदला विवाह का प्रचलन था। बदला विवाह में मैंने आपको बताया कि ये लोग अपनी बहनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसी को बदला विवाह कहा जाता था। परंतु वर्तमान समय में बदला विवाह की जगह पे 3 टिकटी प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। इसमें ये लोग अपनी सगी बहनों के अलावा भी चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ, उनकी बेटियों के साथ भी विवाह कर सकते हैं। दूसरा, अगर दोनों पक्षों, जो वर वधू के दोनों पक्ष हैं, उनके द्वारा विवाह तय कर लिया जाता है, तो उस जो तय कर लिया जाता है उसको ये लोग पक्की पौड़ी कहा जाता है। इनकी भाषा में इनको ये लोग पक्की पौड़ी कहते हैं। अगर विवाह की तिथि पक्की हो जाती है, डेट फिक्स हो जाती है कि हमें इस तारीख को विवाह करना है, तो उस चीज को ये लोग बात कट्टी कहते हैं। और सगाई की रस्म की बात करते हैं कि इन लोगों में जो सगाई की रस्म होती है तो उसको ये लोग अपना पराया कहते हैं। ये हमने बात करी इनके विवाह प्रथा की। इसके साथ साथ इनमें चाला प्रथा का भी प्रचलन है। चाला प्रथा, चाला का मतलब होता है कि जब विवाह हो जाता है, विवाह के अगले दिन जब जो कन्या होती है वो अपने पति के साथ पति के घर में जाती है, उसके अगले दिन वो अपने भाई के साथ या अपने पिता के साथ दूसरे दिन अपने पति के घर से वापस अपने मायके आ जाती है। पहले दिन वो अपने पति के घर रहेगी और दूसरे दिन वो अपने भाई या अपने पिता के साथ वापस अपने मायके आ जाती है और 2 या 3 महीने तक वो अपने मायके में रहती है। इसके बाद उसका पति उसके घर आता है और उसको अस्थायी रूप से अपने साथ ले जाता है, अस्थायी रूप से अपने साथ ले जाता है और फिर वो जो कन्या होती है वो अपने पति के साथ ही रहती है। तो इस प्रथा को चाला प्रथा कहा जाता है। और साथ ही साथ इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा विवाह में ये लोग लठ भरवा भोज का आयोजन करते हैं। विधवा विवाह, विधवा विवाह और विधवा विवाह के आयोजन पे ये लोग लठ भरवा भोज का आयोजन करते हैं। लठ भरवा भोज यानी कि जो विधवा विवाह होता है, या तो जो कन्या होती है उसका सालाना आय हो। चाला मैंने आपको बता दिया है कि 3 महीने बाद पति उसे अस्थायी रूप से अपने घर वापस ले जाता है, उस प्रथा को क्या कहा जाता है, चाला कहा जाता है। तो अगर किसी जो कन्या है उसका चाला ना आया हो, उसका पति उसे लेने ना आया हो, या इस बीच उसके पति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस जो कन्या होती है, जो लड़की होती है, उसके पिता उसका पुनः क्या करते हैं, विवाह करते हैं, तो वो विधवा विवाह हो गया। तो इस विधवा विवाह के जो आयोजन पे भोज किया जाता है, उस भोज को क्या कहते हैं, लठ भरवा भोज कहा जाता है। तो ये हमने इनकी विवाह प्रथा की बात करी। इसमें 3 टिकट्टी, पक्की पौड़ी, बात कट्टी, अपना पराया, चाला प्रथा और जो विधवा विवाह के समय जो लठ भरवा भोज दिया जाता है, इसकी हमने इसमें बात करी। साथ ही साथ इनमें थारू में क्या है कि एक पत्नी विवाह का क्या है, प्रचलन है। अब अगर हम इनके समाज की बात करते हैं कि थारू का समाज कैसा है, तो जो थारुओं का समाज है वो मातृ सत्तात्मक होता है। मातृ सत्तात्मक यानी कि महिलाओं को जो है पुरुषों की अपेक्षा क्या है, उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। मातृ सत्तात्मक यानी कि महिलाओं की जो स्थिति है, जो उनका स्थान है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या है, ऊंचा है। साथ ही साथ
यहाँ पे जो थारू जनजाति होती है इनमें मात्र सत्तात्मक होता है, तो ये लोग पुरुषों को भोजनालय में आने की अनुमति नहीं देते हैं, यानी कि जो इनके पुरुष होते हैं वो भोजन जो कक्ष होता है जहाँ भोजन बनाया जाता है उनमें इनका प्रवेश वर्जित है। दूसरा, जो थारू में परिवार का मुखिया होता है वो सबसे क्या वृद्ध व्यक्ति होता है, जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होगा उसे ये लोग क्या करते हैं अपने परिवार का मुखिया बनाते हैं। तो ये हमने बात करी इनके समाज की कि इनका समाज मातृ सत्तात्मक है, महिलाओं की जो स्थिति है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या है ऊंची है, उच्च स्थान रखती है। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो थारू जनजाति है ये ब्राह्मणों को अपशकुन मानती है। ये प्रश्न पिछले कई पेपर में पूछा भी जा चुका है कि उत्तराखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जो ब्राह्मणों को अपशकुन मानती है, तो वो जनजाति थारू जनजाति है। दूसरा, अगर हम इनके धर्म की बात करते हैं, थारू जनजाति का धर्म कि ये किस धर्म को मानते हैं, तो थारू जनजाति जो है इनके जो मुख्यतः ये लोग हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और जो इनके त्योहार है, इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो परंपराएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। साथ ही साथ अगर हम इनके देवी देवताओं की बात करते हैं कि इनके जो देवी देवता हैं, तो इनमें इनके जो देवी देवता हैं जिनकी ये क्या करते हैं आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो ये लोग खड़गा भूत, पछावन, खड़गा भूत, पछावन, कोरोदेव, भूमिया, नगरियाई देवी, काली, राकत, जो आदि देवी देवताओं की ये लोग क्या करते हैं पूजा करते हैं। साथ ही साथ इनका जो एक और देवता है वो कलुआ। ये जो थारू जनजाति के लोग हैं ये इनके जो प्रमुख देवी देवता हैं ये खड़गा भूत, पछावन, कोरोदेव, भूमिया, नगरियाई देवी, काली, राकत और कलुआ इनके जो है प्रमुख देवी देवता हैं। दूसरा, जो भूमिया देवता है, भूमिया देवता को ये बड़ा बाबा नाम से भी पुकारते हैं। भूमिया जो इनका देवता होता है इनको ये बड़ा बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि यहाँ से ये जो इनके देवी देवताओं से प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे नगरियाई देवी की जनजाति का जो प्रमुख देवी देवता है, यह जो खड़गा भूत हो गया, पछावन हो गया, ये किस जनजाति के प्रमुख देवी देवता हैं, तो ये थारू जनजाति के प्रमुख देवी देवता हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग जो है जो थारू लोग होते हैं ये भूत प्रेतों और अपने पूर्वजों की भी क्या करते हैं पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की भी पूजा करते हैं और अपने देवी देवताओं को ये प्रसन्न करने के लिए या खुश करने के लिए ये मुर्गा, शराब, बकरा आदि की क्या करते हैं चढ़ाते हैं ये अपने देवी देवताओं को। दूसरा, अगर हम इनके त्योहार की बात करते हैं, थारुओं के जो प्रमुख त्योहार हैं या ये किन त्योहारों को मनाते हैं, तो थारुओं के जो प्रमुख त्योहार हैं वो दशहरा, दीपावली, होली, कन्हैयाष्टमी तथा बजहर जो है इनके क्या हैं प्रमुख त्योहार हैं। अगर हम बजहर की बात करते हैं तो बजहर थारू का प्रमुख त्योहार है। बजहर ये भी प्रश्न पेपरों में देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिल सकता है कि जो बजहर नामक त्योहार है वो किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है। तो बजहर जो त्योहार है वो थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार है और इसे ये लोग ज्येष्ठ या बैसाख महीने में मनाते हैं। और दीपावली को ये जो थारू जनजाति के लोग हैं ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये भी प्रश्न पेपरों में पूछा जा चुका है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो वो थारू जनजाति है। दूसरा, थारू
जो इनका त्योहार है, होली में ये होली को 8 दिनों तक मनाते हैं। होली को ये लोग थारू जनजाति के लोग 8 दिनों तक मनाते हैं। और इस त्योहार के उपलक्ष्य में ये लोग क्या करते हैं, खिचड़ी नृत्य करते हैं। खिचड़ी नृत्य, खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो थारू जनजाति करती है। बजहर की इस जनजाति का प्रमुख त्योहार है, तो थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार है। दूसरा, अगर हम इनके राजनीतिक जो व्यवस्था है उसकी बात करते हैं, तो थारुओं की अपनी स्वयं की पंचायतें होती हैं, ग्रामीण अदालतें होती हैं, और इसमें जो भी पक्ष पराजित होता है उसे शारीरिक और आर्थिक दंड दिया जाता है। अगर हम इनकी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो इनका जो आर्थिक जीवन है, थारू जनजाति का जो आर्थिक जीवन है वह कृषि, पशुपालन और आखेट पर निर्भर है। ये लोग कृषि, पशुपालन और आखेट करते हैं। और थारुओं की जो शिकार करने की जो पद्धति है, जो ये आखेट करते हैं, उसको खाबर कहा जाता है। उसको ये लोग खाबर कहते हैं। शिकार करने की जो आखेट करते हैं उसको ये लोग क्या कहते हैं, खाबर करते हैं। तो आज हमने बात करी उत्तराखंड की जनजातियों में थारू जनजाति के ऊपर। इसमें मैंने इनके निवास कि ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं, इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया, इनके जो विवाह का प्रचलन था, इनकी प्रथाएं थी, इनके त्योहार, इनके देवी देवता, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।